ब्लीडिंग के नंबर ऑफ पैड्स उसी से, लेकिन उसके साथ ज्यादा हम उसको लिंक करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ से। अगर वो पेशेंट कहे कि मुझे हैवी ब्लीडिंग है, उसके साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्टेड है, अनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, साइकोलॉजिकली अपसेट, फिर हम उसको यही समझते हैं। अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है उसकी डेफिनेशन अगर करें, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस that interferes with a woman's physical, social and emotional quality life. तो उसको हम abnormal bleeding या heavy menstrual bleeding कहते हैं। Most of heavy menstrual bleeding जो है वो unexplained रहती हैं, लेकिन हम अगर उसके डिटेल में जाए तो उसकी ये बनती है, मैं वहीं से जो आपको भेजा देख रहा हूँ, उसमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन इज this is high in volume and frequency and duration and regularity, इसको abnormal bleeding कहते हैं। उसके नीचे टाइप्स जो लिखी हुई है उसने वो 2, 3, 4, हम हर एक की डिटेल में नहीं आज जाएंगे। आज हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कॉज का ही डिस्कस करेंगे। अगले कॉलम में आप आए तो फीगो की क्लासिफिकेशन फॉर AUB जो है वो पाम और कॉइन वो उसके वो लिखी हुई है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है, नॉट के जिसको फीगो ने कहा है, इसलिए जो पाम है वो उसमें कोई पैथोलॉजिकल क्लिनिकली डिटेक्टेबल बात नहीं होती, ना जो कॉइन है। और जो पाम है उसमें विजिबल क्लिनिकली विजिबल बात होती है। जैसे पाम में पी से पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, मैलिग्नेंसी या हाइपरप्लेजिया। और दूसरी तरफ क्वाइन में सी से कोएगुलेबिलिटी, ओवुलेटरी डिसफंक्शन, एंडोमेट्रियम में कोई वजह लेकिन पैथोलॉजिकली विजिबल नहीं, हाइड्रोजेनिक एंड नॉट येट क्लासिफाइड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का केस आए, अगर हम उसको फिजिकली एग्जामिन करें, हमें कोई एब्नॉर्मलिटी ना जनरली ना लोकली नजर आए, तो वो फिर हो जाएगी ये क्वाइन वाली बात। पहले हम वो बातें ढूंढ लेंगे। और अगर फिजिकली कोई एब्नॉर्मलिटी मिलती है तो फिर पाम वाली जो कॉजेज हैं उनको ढूंढेंगे। ये दैट्स हाउ इट हेल्प्स अस इन गेटिंग क्लोज टू द डायग्नोसिस। और नीचे मैंने ये 1, 2, 3, 4 वो सारी जो उनके लिखी हुई है, मसलन फिजिकली डिटेक्टेबल प्रॉब्लम मुख्तलिफ टाइप के 3, 4 लिखे हुए हैं। फिर एडिनोमायोसिस, फिर लियोमायोमा क्या है, फिर मैलिग्नेंसी या हाइपरप्लेजिया, और फिर उसके बाद यहाँ से बात खत्म होती है तो अगले शुरू हो जाते हैं कोएगुलोपैथी। उसमें ज़ाहिर है कि फिजिकल एग्जामिन करेंगे हमें कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन लेबोरेटरी हमें बताएगी कि उसको कोएगुलोपैथी है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसी तरह ओवुलेटरी डिसफंक्शन और एंडोमेट्रियल डिसफंक्शन और हेटेरोजेनिक को मेडिसिन खा रही है उसकी वजह से हो रहा है, या अभी हमने इस लिस्ट में नाम नहीं आए ये। तो ये मैंने 1, 2, 3, 4 करके दे दिया है, लेकिन इसमें से जो
पहले जो बातें हैं वो हैं कि क्लिनिकली डिटेक्टेबल, अब पहली 4, उसके बाद क्लिनिकली नॉट डिटेक्टेबल, आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को सब कुछ वो नॉर्मल नजर आएगा। फिर आगे हमने दी हुई है कि आप जब हिस्ट्री ले हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, उसमें ये जो टेबल बनी हुई है, टेबल 21(1), इसमें सारा कुछ कि आप हिस्ट्री में ये पूछेंगे, फिर रिव्यू करेंगे तो ये हिस्ट्री में सारी बातें, ये टेबल जो है आपको ये सारी बातें, कोई क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, ये सब के सब हर मरीज में नहीं, जिसमें पाम सोचते हैं उसमें फर्क है, जिसमें पॉइंट सोचते हैं उसमें फर्क, लेकिन ये सब सवाल जो हैं वो इस टेबल में दिए गए हैं। फिर अगला पेज देखें तो उसमें एग्जामिनेट करेंगे तो हम ये चीजें देखेंगे फिजिकली, और तो उसके बाद जब अगली टेबल जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये टोटल इन्वेस्टिगेशन दी गई है, वो सब की सब ने नहीं करनी, लेकिन ये इन्हीं में से ढूंढ के आपने उस पेशेंट को अप्लाई करनी है कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन करूंगी। ब्रीफली आई गो ओवर, ये जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं, वो पहला तो पाम एंड पॉइंट, और दूसरा हिस्ट्री में क्या सवाल पूछने हैं, ये सब टोटल सारे नहीं पूछने, लेकिन इन्हीं में से पूछने, इन्हीं में से पूछने, और फिर एग्जामिन करेंगे तो क्या क्या देखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन सब के सब ये नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो इन्हीं में से कोई इन्वेस्टिगेशन आपको याद आएगी। तो इफ यू गेट ए पेशेंट आर टोक स्टेशन ऑफ AUB या HMB, तो आप ये 3 टेबल याद रखिए, इनमें से ही सवाल आपने पूछने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मूव, अब वॉलंटियर थी पिछली दफा एक अफरोज नाम की बच्ची और दूसरा राबिया। जी सर। आप कौन? अफरोज बोली। जी सर। मैंने जी राबिया भी है। जी सर। जी मैंने 3 हिस्ट्रीज बनाई है, पहले आप दोनों से कर लेते हैं, देख टाइम हुआ तो फिर तीसरे भी कर लेंगे। ये मैंने हिस्ट्रीज एज रिलेटेड बनाई ताकि आपको जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कुड बी इन ए टीनेजर, इन रिप्रोडक्टिव लाइफ में भी, और क्लोज टू मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉजल एरिया में, ये 3। लेकिन सबसे पहले मैं चलो अफरोज से पूछता हूँ। जी सर। जी, पेशेंट है एज 15 ईयर ओल्ड, जी उसकी सर। बीमार की शुरू हुई थी एज 12 में, she is unmarried, has come with her mother, complains of irregular menstrual cycle since menarche. She also has dysmenorrhea since then and now complains of weakness. जी फरमाइए। जी सर। मैं दोहरा देता हूँ एक फिर, age 15, unmarried, menarche at the age of 12, complains of irregular menstrual cycle since menarche and dysmenorrhea, now complains of weakness. जी फरमा। जी सर। जी जी सर। सर sir, first of all, I will introduce myself to the patient, and I'm going to take and I will introduce myself to the patient and take her introduction, and then I will go for the relevant history. I will take the relevant history from the patient. I will prefer that mother should present throughout her assessment.
then I will ask the history of her previous नहीं, cycle. एक मिनट, अगर what method she has applied to assess, तो आप कह दीजिए I will ask about the number of pads she changes. ये चूंकि तरीका यही है, जी और कोई सर. तरीका चले. Hi sir, I will ask her about the first previous cycle of the patient. First I will ask her about the last menstrual period, and then I will start, sir, sorry sir, I will ask her about the biodata, all biodata. Then I will come to the previous cycle regularity, cycle regularity of the cycle days of the bleeding, number of pads she soaked, amount of bleeding, and any intermenstrual bleeding. As she is having dysmenorrhea, I will also ask her about the current cycle, duration of the duration and the amount, duration and the onset of the menstrual bleeding, cycle pattern, amount, flow, heavy, clots, flooding with the flooding and number of pads. She sought any change. Then, sir, any intermenstrual bleeding associated symptoms like pain, any discharge, any history of weight gain, hirsutism, acne, any history of heat or cold intolerance, constipation, any family, any history of bruises, or any bleeding from any other side of body, any Good. family history of blood disorder. And I will also inquire about symptoms like shortness of breath, palpitation, weak, easy fatigability, and in the end, also I will ask about I will also ask about any treatment taken up till now. सर और क्या पूछेंगे, एनी एनी सर, एनी हिस्ट्री ऑफ सर इसमें एडिक्शन पूछेंगे क्या जी? सर, एडिक्शन, स्मोकिंग. इस उम्र में एडिक्शन अनलाइकली है. पूछिए एनी यूज ऑफ ड्रग्स. एनी यूज ऑफ ड्रग्स. जी सर. क्योंकि हो सकता है वो एपिलेप्टिक हो सकता है वो साइकेट्रिक ड्रग्स पे हो. जी सर. दे इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग. चूंकि जी सर. पहले मैंने कहा ना, इस पेशेंट में एज 15 है, तो हम ज्यादा बातें क्वाइन की पूछेंगे. जी सर. आपने कोएगुलोपैथी पूछी, जी सर. ब्रूजेज है, ब्लीडिंग है, आपने पूछा, बहुत अच्छा किया. ठीक है कि नहीं? जी सर. उसी में एट्रोजेनिक आता है. आपने एडिक्शन का सोचा, लेकिन इस उम्र में एडिक्शन की बजाय आप पूछिए एनी यूज ऑफ ड्रग्स. जी सर. ठीक है ना? तो वो सारा क्वाइन को पूरा कीजिए. तो वो पूरा करने के, चूंकि इसमें मोस्ट लाइकली ये क्वाइन ग्रुप में होगी. अब क्वाइन ग्रुप में जो अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, वो जो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, वो होंगे. आपने हीट एंड कोल्ड इनटॉलरेंस पूछा आपने, जी वो सर. थायराइड का पूछ लिया है कि वेट नहीं? गेन, हिर्सुटिज्म, एक्नी. हाँ जी. वेट कि उसका रिसेंटली वेट गेन तो नहीं हुआ. फिर इसमें पीसीओ भी आता है. आपने पूछ लिया कि उसको वेट गेन या हिर्सुटिज्म तो नहीं है, या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर तो नहीं है. तो इसलिए आपने सवाल सारे ठीक पूछे, लेकिन वो क्वाइन की जो 1 2 3 4 बातें हैं, उस ऑर्डर में पूछिए. एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा. जी सर. ठीक है? तो आपने शुरू किया. पहले तो आपने कहा कि जी वो कब से, थोड़ा सा ब्रीफली ये पूछना था, क्योंकि अब वो 12 साल की उम्र में मिनारकी हुई, 15 साल की उम्र में भाई, 3 साल में कोई रिसेंट चेंज है?
ये अल्फाज पूछे। जी सर। आपने पेशेंट का बिल्कुल ठीक पूछा कि her menarche was at the usual. Since then they are irregular, but is there recent change in amount, cycle or regularity? ये 3 लफ्ज बोल दीजिए। ठीक हो गया? जी सर। तो फिर इसमें कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो सकती है। आपने ड्रग्स इनटेक पूछ लिया, कोई एक्यूट इलनेस भी हो सकती है जिसकी वजह से वो सारा। ये 3, 4, 5 सवाल पूछ के फिर हम चले जाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। जी सर। आप इसको इन सवालों को दोहराइए। मैं 15 साल की बच्ची है, 12 साल से मीनार की है, अनमैरिड है, इरेगुलर हैवी मेंसेस है और उसको अब वीकनेस है। जी सर। Sir, first of all, I will introduce myself to the patient and take her introduction. Then I will ask her about the complete biodata of the patient. I will prefer that mother should be present throughout her exam, throughout her assessment. Then I will ask her about the previous cycle of the patient. Including the amount of cycle regularity, days of the bleeding, number of bleed free days, amount of the bleeding, intermenstrual bleeding, and any dysmenorrhea. Then I will ask her about the current cycle, any recent change in the amount, frequency, and volume in the volume of the cycle. So then I will ask her about the intermenstrual bleeding and her last menstrual period. Any associated vaginal discharge, then I will ask her about any bleeding from any other site of the body. Any bruises, epistaxis, and then I will ask her about the family history of bleeding disorder. I will ask her about the hirsutism, acne, and weight gain to exclude the PCO. I will ask her about the heat or cold intolerance, constipation to rule out thyroid, and I will ask her about any drug history. Good. Like anticoagulant, warfarin, or any antipsychotic drugs. Then I will ask her about any socioeconomic and the personal history, and any drug allergy. Good. And any past medical. I will ask her. नहीं, I will ask. एक दफा कह दिया शुरू में, I'll inquire, I'll ask. फिर वो बस बातें बोलिए, जरा हैवी हो जाता है बार बार आपका I will ask. चलो ये सारी उसकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है। फिर 2 बातें आप मिस कर रही हैं। एक, उसको डिस्मेनोरिया है, उसका सवाल तो पूछना होगा कि डिस्मेनोरिया किस किस्म का है और कब से है। जी सर। Okay, sir. Sir, I will ask her about as she is having dysmenorrhea. I will ask the pain start before the onset of menses and continuous throughout the menses and after menses. I will ask her about the detailed history of dysmenorrhea. Onset of pain. हाँ, बस ये कह दीजिए ना, relationship of pain with the menses. बस वो एक, ये 2 लफ्ज बोलने में आपने सब कुछ कह दिया। एग्जामिनर कहेगा कि वो प्राइमरी सेकेंडरी, वो सब 2 लफ्जों में आ गया। चलो आगे चलिए। घर आजकल तो मेरा कार्ड से चल रहा है, घर पे वाईफाई पे चल रहा होता है, लेकिन आजकल कार्ड, मेरा जो यूफोन का कार्ड है ना, उस पे चल रहा है। सर स्पीकर ऑन जी, क्या अफरोज से पहले कोई पूछना चाहता क्या? नहीं सर, स्पीकर ऑन है किसी का। अच्छा, चलो ये अफरोज क्या कहना चाहते हैं? जी सर आई विल जी सर, I will examine the patient. First of all, I will measure her height and weight to calculate her BMI. I will take her vitals and ये कहने का कैसे? I will calculate her BMI, बस
I will calculate her BMI. I will look full for stop. the. जी sir. हाँ, I will take her vitals and sub-vitals. I will look for the anemia and jaundice. Look for the signs of anemia and any lymphadenopathy. Palpate her thyroid, bruising in the body, and हाँ, go for the सारी abdomen. बातों से पीसीओ तो करो ना कि any evidence of Any hirsutism. evidence of excessive hair on the hair and acne. Good. जी sir. चलती जाए. जी sir. Then I will go for the abdominal examination. I will examine the abdomen for any mass or any visceromegaly. Then But as she is unmarried, I will not go for the pelvic examination. because she is unmarried. Because she is unmarried. ये clarify कीजिए. Because जी she sir. पाकिस्तान में unmarried नहीं करती. ठीक हो गया जी. Then I will go for the investigation. Good. On investigation, I will do her baseline investigations, including full blood count, including hemoglobin, platelets, and TLC. Baseline बोल दिया ना. Okay, sir. Okay, sir. Then thyroid function test, if history suggestive of, hormonal profile, if history suggestive of, and then I will go for the ultrasound pelvis to see the size of the uterus, status of the myometrium, endometrium. ऐसा चलो. जी सर. हमने क्वाइन में इम्पोर्टेंट जो की बातें कि इस पेशेंट में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. आपने पहले कोएगुलोपैथी बोली. कोएगुलेशन प्रोफाइल. उसके टेस्ट नहीं बोले अभी आपने. जी सर. कोएगुलेशन प्रोफाइल. जी सर. अब ये सोच के उस ऑर्डर में ही चलो ना, फिर भूलोगी नहीं कुछ. जी सर. और फिर कोएगुलोपैथी के बाद फौरन बोला, हमने बोला था पीसीओ, थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड द हार्मोनल प्रोफाइल. वो फिर इस तरह से बोलो, ये सोच के बोलो. है भी रूटीनली हीमोग्लोबिन ऐसे ना बोलो. जी सर. हमने जो कॉजेस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे. एक मिनट सुन लीजिए. जो कॉजेज हमने सोची उसके सवाल पूछे, उसका एग्जामिनेशन किया, अब उसके टेस्ट करने हैं, तो वो फोकस रहिए. जी सर. बिल्कुल सर. आप फोकस रहिए. आप वो मुझे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर ऐसी बातें ना कीजिए. बिल्कुल सर. ठीक है सर. चलो फिर इन्वेस्ट आप सुनो, उसको असिमिलेट करो, हजम करो, फिर आगे चलो. तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही. मैं गल खत्म नहीं करता तो तुम आगे चल पड़ती हो. जी सर. ऐसा ना करो. जो तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, पहले उसको सुनो, फिर 1-2 सेकंड का पॉज दो, ताकि उसको लगे कि तुम उसको सोच के अपने दिमाग में बिठा रही हो. तुम तो सुनती ही नहीं मेरी बात. मैं गल मुकाई नहीं तो आगे टुर पनी. ऐसा ना करो. ये फिर इसलिए फायदा नहीं होता आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने का, क्लास अटेंड करने का, कि आप सुनती नहीं उसकी बात. फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू करो. जी सर. I will go for the investigation. I will do her full blood count, her baseline investigation including full blood count and the coagulation profile, thyroid function test if history suggestive of, hormonal profile if history suggestive of. Then I will go for the. नहीं, ये तो हिस्ट्री इज सजेस्टेड. इससे ज्यादा और क्या होगी कि टीनेजर है, 15 साल की है, और उसको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और अब अनीमिया है, तो हिस्ट्री सजेस्टिव अब नहीं. चलो फिर उसके हेल्थ प्रोफाइल करूंगी, फिर कोएगुलेशन प्रोफाइल करूंगी. चलो सर सीरम बीटा ईसीजी करवाएंगे सर इसकी. आपने पूछा है तो वजह बताइए मुझे. सर मतलब सर एक्सक्लूड करेंगे प्रेगनेंसी. सर भले ही वो आपको शक है ये प्रेग्नेंट है.
सर रिप्रोडक्टिव ईयर्स में इन इरेगुलर ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, सुन, ये मेरी बात सुन लो। रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हर कोई पेशेंट जो आता है उसका आप बीटा ईसीजी नहीं करवाते। हाँ, कहिए ये, इफ हर LMP इज ओवरड्यू, ओके, फिर मैं बीटा ईसीजी, ये कहना है, चाहे पेशेंट की जो मर्जी उम्र हो, कि इफ periods are overdue, then I will ask for beta ECG test. जी सर। इसी में ये कह के, ठीक आपकी बात, अनमेरिड सही, लेकिन अगर पीरियड्स ओवरड्यू है फिर मैं बीटा ECG भी करवाऊंगी। लेकिन ये टॉप ऑफ द लिस्ट पे तुम ना कहिए, टॉप ऑफ द लिस्ट पे आपने टेस्ट बोलने हैं कोएगुलेशन प्रोफाइल के, थायराइड के, फिर PCO के, फिर इस तरह से बोलिए बाबा। क्वाइन सर इसमें जो बेसलाइन जो बेसलाइन बोलूंगी तो सर उसमें फुल ब्लड काउंट और सर बाकी वाले भी सारे बोलूंगी हो गया ना, बस हो गया। हेल्थ प्रोफाइल करवाऊंगी बस। जी वो सर। एग्जामिनर चाहेगा तो रोक के पूछ लेगा हेल्थ प्रोफाइल क्या है, जो हम हर मरीज का करवाते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें ऐड आप ये कर सकते हैं, इफ कह के हेल्थ प्रोफाइल करवाऊंगी, इफ हर हीमोग्लोबिन इज लो देन आई विल लाइक टू कंफर्म द टाइप ऑफ अनीमिया बाय टेस्ट। वो फेरेटिन, ट्रांसफेरिन, ये हीमोग्लोबिन, ये फिर बोल दिए अगर एग्जामिनर पूछे। इसमें चूंकि वो फीलिंग वीक है तो लाइकली है शी इज एनीमिक, फिर हेल्थ प्रोफाइल बोल के if her hemoglobin is low then I like to confirm the type of anemia, बस। जी सर। वो सारे टेस्ट बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और सर सीरम प्रोलैक्टिन भी करवाएंगे ना? क्यों नहीं करवाना? जी सर। क्यों नहीं करवाना? जी सर। मैं आई एम सॉरी, बाकी लोग बोर हो रहे होंगे मुझसे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको राह रास्त पे लगाऊं, तो फिर बोलिए। जी सर। सर आई विल इन्वेस्टिगेशन बोलिए। आपको आदत पड़े, एक मिनट, आप सब आदत पड़े, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया है उसके टेस्ट पहले बोलने हैं, उसके टेस्ट पहले बोलने हैं। आपने क्वाइन में वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, आपने वो सारे टेस्ट पहले बोलने हैं जो क्वाइन में आते हैं। जी सर। चलो, I will go for the investigation including blood group with RH factor, her baseline investigation including full blood count to type the anemia, then coagulation profile, thyroid profile, serum LH, FSH, serum prolactin, and then go for the pelvic ultrasound to find out any. नहीं अल्ट्रासाउंड PCO के टेस्ट सारे बोल दिया, नहीं बोले? The serum LH, FSH, prolactin, जो मोर स्पेसिफिक है, FSH LH की रेशो फर्क हो जाती है, लेकिन सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये बोलो ताकि उसको पता चले। जी सर। सर सीरम LH, FSH, सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन एंड सीरम हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। क्या बात है, अब पास हो। जी सर, थैंक यू सर। चलो, फिर ये ब्लड टेस्ट हो गए, तो फिर आगे तुम बार बार अल्ट्रासाउंड पे आते थे। जी सर। Then I will go for the pelvic ultrasound to find out any structural structural abnormality in the uterus and any ovarian pathology. और खास तौर पर whether they are polycystic ovaries. Yes sir, polycystic ovaries। जी सर, ये लफ्ज बोलना है। ठीक है सर। ovarian pathology to find out any polycystic ovary। गुड, चलो ये। polycystic ovary। और will you ask for CT scan, MRI scan
और कोई टेस्ट आर नॉट? No, sir. In this case, no need of any MRI or CT. Good, good. You will not mention those tests. Yes, sir. चलो जी, वो इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर आगे आगे चलो. Sir, management. I will manage, sir. I need her reports before managing this case. चलो आगे reports. What do you expect the report will be? Sir, sir, she should be anemic if One, very good, very good, very she, good. yes, sir. You expect that she'll be anemic. Anemic, yes, sir. Number two, Sir, any hormonal disturbance or any good, coagulation profile disturbance? good. That's two. Hormonal disturbance. Any sir pathology in the structural pathology like Any other pathology. any other pathology. Yes. या फोकस करके कह दीजिए if her BMI is raised, फिर मैं उसके मुताबिक काम करते हैं, मैं ना दूध ला देती हूँ. ठीक. दूध और जनरली स्पीकिंग ऐसे, और इसका हमने डिस्मेनोरिया का जिक्र ही नहीं किया, तो उसका अगर फिर यहाँ पे हम बोलेंगे इफ शी हैज गॉट प्राइमरी डिस्मेनोरिया, उसका जनरली ट्रीटमेंट इज OCP. जी सर. सर एनसिड्स भी दे सकते हैं ना? वो दे दो. जी सर. चलो वापस आओ. हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, I will counsel the patient regarding the diagnosis that she is having. यहाँ पे पेशेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंट मदर. जी सर. सर उसकी यही छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि आपने मरीजों का कितना इलाज किया हुआ है. बिल्कुल सर. एक ऐसे पेशेंट में जब 12-13 साल की लड़की आती है तो साथ माँ होती है, आप माँ को काउंसल करते हो. आई विल काउंसल हर मदर. सर इस एज पे हम एंडोमेट्रियोसिस भी सस्पेक्ट कर सकते हैं ना? क्या जी? इस एज में एंडोमेट्रियोसिस भी तो सस्पेक्ट कर सकते हैं ना? एंडोमेट्रियोसिस बहुत अनलाइकली है, लेकिन खैर 15 साल की उम्र में भी होना है तो किसी वक्त होता है. आई विल नॉट पुट दैट एज वन ऑफ द टॉप डायग्नोसिस. आप ये कह दीजिए आपने एंडोमेट्रियोसिस जिक्र किया, आई विल look into her type of dysmenorrhea. If the dysmenorrhea is worse during menstruation, then possibility of endometriosis may be there. इस तरह से बोलेंगी तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे. इस तरह से बोलेंगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे कि ये लड़की सोचती है. तो सर इस बात को रिपीट करें कि I will look into the type of dysmenorrhea. If her pain gets worse during menstruation, then there is a possibility of endometriosis. Full stop. हमने तो आज की डिस्कशन में डिस्मेनोरिया डिस्कस ही नहीं किया ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा ज़ाया हो गया उस पर चला. तो लेकिन अगर साफ डिस्मेनोरिया है, टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया, चूंकि वो मोस्ट लाइकली तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, उसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया का खास इलाज नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया आज की डिस्कशन. लेकिन अगर आप लाए तो फिर वो कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया है, वो एंडोमेट्रियोसिस का डिस्मेनोरिया है, या वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है. तो आई ट्रीट हर डिस्मेनोरिया अकॉर्डिंग टू द टाइप. ये बोल दीजिए. एग्जामिनर रोक के पूछे व्हाट डू मीन बाय टाइप्स, कि जी प्राइमरी है, सेकेंडरी या कंजेस्टिव होता है या एंडोमेट्रियोटिक होता है. ये जवाब आ गया, फिर उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करेंगे. चले मेरा ख्याल बहुत सारा टाइम दे दिया प्रोफ हमने आपको, तो अब बात को आगे चलाते हैं. जी सर. जी गुड. लेकिन जो मैंने बातें आपसे कही हैं, नंबर 1 मैंने कहा है कि बाबा सुनो दूसरे की बात. जी सर. फिर 1-2 सेकंड अपने आपको दो उस बात को समझने की और अप्लाई करने की.
आप एग्जामिनर का सवाल अच्छी तरह सुनते नहीं, एम शुरू हो जाती। सर यही मिस्टेक है। हाँ, तो पहले सोचो, फिर 1-2 सेकंड अगर पॉज भी हो जाएगा, कोई नो हार्म विल डन। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी सर। जी सुनिए, फरत तहसीन अस्सलामुअलैकुम सर। सर जी। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे ये पेशेंट है 15 इयर्स की, तो मतलब आई हमारे पास ना। अब हाँ, सर हमने इसकी हिस्ट्री, प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ के, इसकी डिटेल पूछ के, सर हमने इसको पाम को बाद में, पहले कॉइन को डिस्कस करना, फिर पाम को डिस्कस करेंगे, मतलब ना क्वेश्चन ना इस तरह पूछेंगे। ना देखो ना, पाम पॉइंट, पाम में है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। यस सर। सर इस पेशेंट वो में स्ट्रक्चर नहीं। इसमें स्ट्रक्चर नहीं हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, यस सर। इसलिए हम पॉइंट सस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जी पॉइंट सर। पहले पूछेंगे। यस सर, एक सर पहले हम कॉइन पूछेंगे, फिर पाम को भी थोड़ा बहुत रूल आउट कर हाँ, देंगे। फिर पूछ सकते हैं कि तुम्हारे सर पेट में। दूसरी सर इसकी कंप्लेन थी डिसमेनोरिया, तो हम जस्ट सिंपल ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ पेन इन रिलेशन टू मेंसेस। हाँ बस, एग्जैक्टली। सर तीसरी मेरी कंफ्यूजन ये थी कि पेन का जब हम, मेंसेस के साथ क्या है, बस फुल स्टॉप, जी सर, आगे डिटेल नहीं बोलनी। यस सर। और सर तीसरा मेरी ये क्वेरी थी कि सर जैसे इन्वेस्टिगेशंस में अब हमारे पास पेशेंट का सिनेरियो आ गया, हमारे पास डायग्नोसिस माइंड में आ गया, तो सर हम ये तो नहीं पूछेंगे कि सुजेस्टिव ऑफ, वो तो हम एक जनरल सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, जैसे कि थायराइड इफ सुजेस्टिव। सर ये तो नहीं फिर हम पूछेंगे इन्वेस्टिगेशंस में सुजेशन तो का तो। वेरी गुड। फॉर अगर आपके हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोई डायग्नोसिस नंबर 1 बन रहा है तो पहले उसकी बोलेंगे। यस सर। मतलब यही पेशेंट है, अगर इसकी हिस्ट्री से लगता है कि पीसीओ पेशेंट है, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं, ये पीसीओ है, तो आप कोएगुलोपैथी को बाद में पूछेंगे और पहले पीसीओ के टेस्ट बोलेंगे। जी सर। सर मतलब कि सजेशन अब हम नहीं इस तरह इन्वेस्टिगेशन में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने अकॉर्डिंग टू सिनेरियो उसकी सीक्वेंस में इन्वेस्टिगेशन। नहीं, in this patient, and I suspect most likely she is a case of PCO. Hence, I will do FSH, LH levels, और क्या वो आज मुझे मेरे मुंह पे जर्नी रसल फेट क्या होता है, तो सीरम हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, हाँ जी, वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन वो करेंगे, और फिर आप आगे आ जाएंगे। उसके बाद नंबर 1 हमने बोल दिया, फिर वो कोएगुलोपैथी का बोल देंगे, फिर कोई और जो आपके माइंड में आ रहा है, प्रोलैक्टिन आ रहा है, मे बी ब्रेस्ट की थोड़ी बहुत देख के, या कोई और आ रहा है तो वो बोल देंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया और पीसीओएस में सर ओलिगोमेनोरिया ज्यादा कॉमन नहीं होता, तो ये तो पेशेंट हमारे साथ हैवी, लेकिन ये भी हो सकता है ना, ये भी होता है, दोनों होती है। तो पीसीओएस में आपके पास यही है सर हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया के साथ हाइपोथायराइडिज्म भी होता है जो एचएमबी करवाता है। यस ये बिल्कुल आपने सही कहा। वही ना, आप माशाल्लाह, अब यू आर गेटिंग फोकस्ड। आई एम ग्लैड कि आप हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आप सोचेंगे कि 1 2 3 क्या डायग्नोसिस है, फिर पहले 1 2 3 के टेस्ट बोलेंगे, फिर कोई रह गया है तो और फिर देखी जाएगी। जी सर। फिर देख लेंगे हम। सर इसको मैनेज कर लें। जी सर इसको मैनेज करें। मैनेज करें तो जी सर। देखे खैर राबिया को भी टाइम देते हैं। अगला थैंक यू सर। सर राबिया को टाइम दे, फिर सर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी इसी का। जी अच्छा सर ट्रीटमेंट जी सर। जी, आपकी पेशेंट है एज 35, पैरा 2+0, ओके सर। last childbirth 4 years ago, now complains of heavy menstrual bleeding for 6 months. ओके सर। जी सर। Sir, after confirming the identity of the patient and introducing myself to the patient and confirming the details given to me about her age, parity, last childbirth, and her complaint,
I will first ask her about the amount, as she is having bleeding, heavy menstrual bleeding from 6 months. I will ask her about the amount of bleeding, regularity of bleeding, and any complaint of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, any history of dyspareunia also associated with that, any history of pelvic pain, any pressure symptoms, blotting in the abdomen or any leg swelling, any vaginal discharge associated with that. I will also ask her about LMP, about her LMP to rule out pregnancy. Or I will also ask her about the effect on her quality of life due to this problem, and also about symptoms of anemia and easy fatigability or palpitations. I will also ask her about her medical history, in which include hypertension, diabetes, thyroid disorder, नहीं ये and the symptoms. माशाल्लाह माशाल्लाह, you were doing so well. अब ये डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है अगले रूटीन की. जी सर. I'll take history of any medical problem or family history or social drug history. नाम ठीक लो. है. मैं सर थायराइड और कोगुलेशन और इन चीजों का नाम लूं बीच में, और ये इम्पोर्टेंट. थायराइड का कह दीजिए कि एनी हिस्ट्री ऑफ हीट और कोल्ड टॉलरेंस, इस तरह से डायरेक्टली कह दिया आपने थायराइड. Heat and cold intolerance. If she is having this problem since menarche, then I will also inquire about any petechiae and easy bruisability. I will. अब आप आपने फेल होने वाली बात कर दी. 6 months से है ना, तो फिर अभी sorry तो menarche कितों आगे विच. sorry sir. यही तो है कि आप गौर करो. ये मैंने ये देखो, ये मैंने 3 लफ्ज 3 लाइनों में लिखे हैं बस. एक I will also ask her about her. मैं यार क्लास ले रहे, मतलब क्लास तो बात है. तो आप इसी तरह ये जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, ये 3 लाइनें लिखी हैं मैंने, आप इस तरह नोट कर लो. एज, लफ्ज एज भी नहीं लिखने की जरूरत. 35 years पैरा 2 + 0 HMB 6 months, बस ये मैंने लिखा है. जी सर. अब फिर इसके इर्द गिर्द घूमे. जी सर. Sir, I will ask her about her family history, any history of fibroid, endometriosis, endometrium, ovary, breast, any history of TB in contact. तुमने पक्का वादा कर लिया है मेरे साथ कि तुमने आज फेल होना. ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ये फैमिली, इतनी डिटेल बोलने की क्या जरूरत है. इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम. आपका वक्त 7-8 मिनट जाया हो रहा है. ठीक है सर. सर, एनी सिग्निफिकेंट. I'll inquire about her. देखिए पैरा 2 भी है, एन मुमकिन है वही वजह हो, लेकिन ये तो 6 महीने से है और लास्ट चाइल्ड बर्थ 2 साल पहले. और आप कहिए कि रेलेवेंट सवाल पहले बोल के, इन एडिशन टू दिस आई विल टेक अ डिटेल्ड मेडिकल, सोशल एंड सर्जिकल हिस्ट्री एंड गायनेकोलॉजी. बस ओके. अपना वक्त जाया करे उस पे, फिर वापस आ जाए. सर, गायनी हिस्ट्री में IUCD या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री को मेंशन करना है कि जस्ट गायनी? वो बेहतर है ये 2 बातें मेंशन करना. यस, आई एग्री विद यू. In gynae history, I will specifically ask about any IUCD or use of hormonal medication, any vaginal discharge. सॉरी, अगर आप कहेंगे काम में फंस गई, ये अल्फाज आपके ये होने चाहिए. आई विल इंक्वायर अबाउट IUCD और एनी अदर जो सस्पेंड करती हो, एनी अदर गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री. जी सर. आप एक लफ्ज बोलो, ओपन एंडेड पढ़ो. गायनी हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, पता नहीं ड्रग हिस्ट्री और ये हिस्ट्री और वो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन.
फिर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन बोलो, इसमें रेलेवेंट है तो कि उसमें IUCD भी हो गया, उसमें ओरल पिल्स भी हो गई, इंजेक्टेबल्स भी हो गई, सब कुछ हो गया। हिस्ट्री ऑफ कंट्रासेप्शन, बस। जी सर। ताकि नाउ टाइम आपने 7-8 मिनट में सारा केस कंप्लीट करना है। चलो जी सर। Now, after taking history, I will proceed to examination. I will ask if any positive ask about her BMI, her vitals, any. एक मिनट, तुम अगले दो तो हम फिर केस रिप्रेजेंट करो राबिया, तो इम्पोर्टेंट in when it comes to examination, you don't ask, you look for. I look for her BMI, I look for hirsutism, I look for obesity, I look for scars, I look for enlargement of thyroid, any chest findings, any abdominal findings. सिर्फ ये बोलने से आप पास हो, आप घूमते रहो, चेस्ट में ऑस्कल्टेट करूंगी, हार्ट सुनूंगी, लंग सुनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, नॉट गेटिंग यू एनी मार्क्स। मार्क्स तो इस पेशेंट को सॉल्व करने के हैं। चलो फिजिकल एग्जामिनेशन। I will look for her BMI, her vitals, any pellar, lymphadenopathy, thyromegaly, any petechiae, and on per abdominal examination, I will look for any scar mark, any pulsations. I will look for splenomegaly, any organomegaly. मैं तो कहेंगी मैं कितने पास गई, ये आज के पेशेंट में स्प्लीनोमेगाली कितना इंपॉर्टेंट है 10। अगर स्प्लीनोमेगाली हो तो उसको HMB हो जाता है। मैम सर, तो फिर बस DD वो बहुत लंबी बना ली, ITP को कहीं एक आप प्रो की आदत बन गई है, आदत को छोड़ो, फोकस ऑन टू द प्रॉब्लम गिवन टू यू। अगर आप उस स्प्लीनोमेगाली की बजाय ये कह देती आई लुक फॉर एनी मैस कमिंग आउट ऑफ पेल्विस, मुझे अच्छा लगता, मैं समझ जाता कि you're thinking of fibroid, you're thinking of ovarian tumors, you're thinking of uterine enlargement. जी सर। स्प्लीन भी पाती है तो स्प्लीन तक ही कम है आज। जी सर। और सर जी सर, लेकिन आप पेशेंट पे फोकस करने, आपने रूटीन फिक्रे जो याद किए हुए ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये देख लो, स्प्लीन, ये हर रोज मैं स्प्लीन सुनता हूँ, स्प्लीन कितों साडे वाल रेलेवेंट। चलो जी, आफ्टर एब्डोमिनल एग्जाम फिर बोलो एब्डोमिनल। In abdominal examination, I specifically look for any mass coming out of pelvis. And sir, on then I will go for per speculum examination to look for any polyp, any cervical pathology, and then I will go for bimanual examination. In bimanual examination, I will look for size, consistency, tenderness, mobility of the uterus, and I will also look for her adnexa. Good. Then I will move on to investigations. In investigation, first of all, for blood count to look for anemia. Then I will also go for sir, her symptoms are not if sir ये symptoms वाली बात नहीं करनी चाहिए सर, वो थायराइड वो सारी चीजें ले आऊं इसमें, TVS पे चली तो वो नहीं, आपने मेंशन कर दिया उधर थायराइड, अब जरूरी नहीं कि थायराइड के टेस्ट हो। जी सर। सर आई विल गो फॉर TVS। देखे मैं फिर अब आपके केस में पिछली दफा तो क्वाइन था टॉप ऑफ द लिस्ट पे, आपके केस में पाम है। जी सर। तो फिर उसमें क्या क्या आते हैं, फाइब्रॉइड आता है, एडिनोमायोसिस आता है, मैलिग्नेंसी आता है, पॉलिप। तो इन बातों पे पहले आपने फोकस करना है, एग्जामिनर को पता चले यू नो पाम एंड क्वाइन। जी सर। और सर इस एज में प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी बिल्कुल UPT, ठीक कहा कि UPT. LMP वो पहले हिस्से में आना चाहिए था कि मैं उसका LMP इंश्योर करूं, बस जरूरी नहीं कहे कि प्रेगनेंसी। जी सर। सर अल्ट्रासाउंड, LMP नहीं, अल्ट्रासाउंड तो इन्वेस्टिगेशन से आएगा ना। जी सर, इन्वेस्टिगेशन में जब इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे उस वक्त चले। फिर मैं चाहूंगा कि आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन लोकल फिर बोलिए। in local examination, I will on speculum examination, I will look for any polyp, any cervical pathology like ectropion, cervicitis, any vaginitis, any discharge, bleeding एक मिनट on ये कुड़िए 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 हो क्या तुम सोचोगी मैं कितने फंस गई आज। मुझे ये बताओ, वेजिनाइटिस से ये हिस्ट्री बनती है? नहीं सर। तो फिर वो कितों आ गया विच? I look on pelvic examination, I look for the health of the vulva, vagina and cervix, especially look for polyp or any pathology, बस। Polyp or any pathology on हाँ bimanual बस फिर मैं बाइमैनुअल करूंगी, उसमें I look for size of the uterus and any consistency, abnormality in the adnexa, full tenderness. stop, Okay. full stop, फिर बोलो। And bimanual examination, I will look for uterus size, consistency, tenderness, and mobility, and then for any adnexal pathology. बस ये है, ऐसे बोलो। चलो फिर इसके टेस्ट बोलो जल्दी से, हम तो 2 मरीज भी मुश्किल से कर सके। हाँ, Full blood count, sir. After full blood count, I will go for TVS. बेसलाइन बोल Baseline, बहुत ही ख्याल नहीं मारती। sir, baseline बोलोगी ना? sir, baseline. After completing my हाँ, baseline baseline examination बोल दिए, in base, उसके बाद आपने सीधा जंप मारी TVS पे। नहीं, तो ऐसा थोड़ा सा बोल दीजिए ताकि उसको पता चले आप पाम 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 की बात कर रहे हो बाबा। कि तो उसमें हमने बोला फाइब्राइड के कोई खास टेस्ट नहीं है, एडिनोमायोसिस के कोई खास टेस्ट नहीं है अल्ट्रासाउंड के। हाँ जी, लेकिन मैलिग्नेंसी भी तो है ना इसमें, पाम में एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, तो नहीं बोलना नहीं है ये। If I find any abnormality suggesting malignancy, फिर उसके टेस्ट जी सर। बस। ये पाम 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 पूरा करो ना। जी सर। सर टीवीएस पे मैं ये सोच रही थी कि टीवीएस पे फिर वो अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा देगा या उस तरह, तो फिर उसके बाद मैं बायोप्सी पे नहीं, ऑर्डर तो हमने ये करना है कि ये ब्लड टेस्ट बोल के फिर हम अब फिर TVS पे गौर, जैसा तुम बार बार कह रही हो, तुम समझती हो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर फिर थोड़ा सा 1-2 फिक्रे बोलो। जी सर। I'll do abdominal scan, especially TVS। लफ्ज स्पेशल बोल दिया था, इसका मतलब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर TVS पे बोलिए हेल्थ ऑफ द एंडोमेट्रियम, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। जी सर। डॉक्टर को पता चले उसका मतलब होता है कुछ। फिर एनी एब्नॉर्मलिटी इन द मायोमेट्रियम, फिर साइज ऑफ द ओवरीज, एनी एब्नॉर्मलिटी, ये बातें यहाँ बोलने वाली हैं TVS। जी सर। If endometrial thickness, as she is in reproductive, if endometrial thickness is more than 12 mm, I will go for ये ना बोलो बस endometrial thickness, full stop। एग्जामिनर को पता चल गया यू आर इंटरेस्टेड इन एंडोमेट्रियल थिकनेस। वो 4 मिलीमीटर होगी तो क्या करोगी, 7 मिलीमीटर होगी तो क्या करोगी, इरेगुलर होगी तो क्या करोगी, पॉलिप नजर आया तो क्या करोगी, ये बातें नहीं करनी। जी सर।
जब एग्जामिनर पूछे आपसे कि अगर वो एंडोमेट्रियम 4, 8 क्या 12 है, तो फिर आप उसका जवाब दे देना। अगर आपको वहां कोई पॉलिप नजर आया तो आप पॉलिप के वो 3-4 किस्मों का रेफरेंस दे दोगी कि आई विल लुक फॉर कि ये एडिनोमेटस पॉलिप है, ये फाइब्राइड पॉलिप है, ये प्लेसेंटल पॉलिप है। एग्जामिनर तुम्हें फट 6 की बजाय 7 नंबर देगा, पास हो जाओ। चलो, तो फिर जाहिर है कि अकॉर्डिंगली मेरी तसल्ली नहीं हुई कि ये AUB और HMB से अगली क्लास में फिर यही लूं। एक तो यही 2 केस इस तरह के, यही नहीं तो इस तरह के। दूसरा हमने क्लोज टू मेनोपॉजल एज जो है उसका भी डिस्कस करना है, वो केस। चूंकि ये 3 केस हैं AUB के लाइकली आपको, या कोई टीनेजर, या रिप्रोडक्टिव एज की 30-35 साल की पॉसिबिलिटी एंडोमेट्रियोसिस, हमने बिल्कुल उसको टच नहीं किया। तो तीसरा है मैलिग्नेंसी की पॉसिबिलिटी, पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल। इस 3 केस आपको आएंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। और लेकिन घड़ी रख के 7-8 मिनट में उसको मुकम्मल करना है आपने, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट। हम तो आज इन्वेस्टिगेशन से आगे ही ना निकले इन दोनों में। तो इसलिए अगली दफा फिर यही AUB, और लेकिन प्रेजेंटर कोई और होंगे क्योंकि दूसरों को भी सर चांस। मैंने करना है प्रेजेंट। सर मुझे करना है प्रेजेंट। पहला इज्जत है, दूसरी आप। मैं भी सर लास्ट टाइम भी कहा था मेरा नाम नहीं आया था सर। मैं सबको चांस दूंगा। यस सर, सर सबको दिया था। लास्ट टाइम नाम दिया था, मेरा नहीं आया था। काइंडली मुझे नेक्स्ट टाइम कर दें। सर मुझे भी कर दें नेक्स्ट टाइम। रुबीना मलिक। सर सबको दे दें प्लीज, ताकि सब तैयारी फिर करके आते हैं। हेरा मलिक भी बोलिए। रुबीना मलिक सर, रुबीना मलिक। रुबीना मलिक। सर लास्ट टाइम मैंने किया था, शायद फिर क्लास पोस्टपोन हो गई थी, तो बाकी वैसे सबका चांस आना चाहिए। रुबीना को नंबर 1 रख लेते हैं। 3 नाम मैंने रखे हैं, रुबीना मलिक, सर मैंने भी, और हाफिजा कोई बोली। जी सर मैं। यस सर मैं। चलो 4 हो गए। वक्त आ सर मेरा नाम नहीं लिखा, सर मेरा नाम नहीं लिखा। डॉक्टर इज्जत। इज्जत आपने पेश नहीं कर लिया पहले एक कोई केस? सर मैंने कभी भी नहीं प्रेजेंट किया। चलो फिर लिख लिया, इज्जत भी लिख लिया। बहुत नाम हो गए। जी सर। सर सबको मौका मिलना मुझे चाहिए। एक बात की खुशी है, मुझे साल लगे, लेकिन मैंने आई डिडंट गिव अप। पहले मैं वॉलंटियर पूछता था तो आप बोलते ही नहीं थे। यस सर। यस सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर। आई एम सो ग्लैड कि मैं इस बारे में आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि बाबा ये प्रेजेंट करने से ही आपकी दुरुस्ती होगी, आप सही हो जाएंगी। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर। जी सर सबको मौका मिलना चाहिए, जिनकी एकदम बारी हो जाए काइंडली सबको दे, ताकि अब मैं अगर नेक्स्ट टाइम करूं तो मेरी होगी कोशिश कि अगली दफा कोई और करे। सर आप ये माइंड पे रखें। सर हाँ जी सर मैंने किया हुआ है। अगर मुझसे सर एक बार इनफर्टिलिटी करवाइएगा प्रेजेंट से, जब भी करवाएं। और चलो इन्फर्टिलिटी भी हाँ इम्पोर्टेंट है, सर वो मुझसे करवाइएगा। वो भी करेंगे। सर आज वाले केस में सर एंडोमेट्रियल थिकनेस आप किताब में देख लीजिए। पोस्ट मेनोपॉज 4 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए, और उससे पहले 4 कोई मेरा 8 या 12 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो फिर हमें फिक्र होनी चाहिए। सर रिप्रोडक्टिव एज में कितनी होनी चाहिए एंडोमेट्रियल थिकनेस? रिप्रोडक्टिव एज में एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए? हम बायोप्सी पे जाएंगे तो एक किताब में 8 मिलीमीटर लिखा है, एक में 12 लिखा। सर मोर देन 10 mm। मैं ये कहूँगा उसके साथ आप ऐड कर दीजिए रिप्रोडक्टिव एज में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बड़ा कॉमन होता है कि उसकी रेगुलरिटी
Regularity is more important just than thickness. सर और पेशेंट में कोई रिस्क फैक्टर भी मौजूद हो तो? हाँ, वो आप बिल्कुल सही सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी, एक बस पूछ लीजिए, फिर इसके बाद खत्म करो। सर एक सर मैं भी पूछूंगी सर अपने केस वाला। अफरोज, चलो पहले कोई और पूछ रहा था क्या? जी बोलिए। जी सर, अभी आपने बताया कि जैसे रिप्रोडक्टिव एज में AUB थी, जो सेकंड केस डिस्कस किया है सर, इसमें इन्वेस्टिगेशन में आफ्टर बेस लाइन आपने बताया कि अगर हिस्ट्री सजेस्टिव और साइन एंड सिम्टम सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी देन आई विल गो फॉर टेस्ट टू रूल आउट एनी मैलिग्नेंसी। सर हम ये ट्रांसजर्नल स्कैन के बाद बताएंगे कि उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो फिर हम करवाएंगे, तो उसमें सर वो हम जो करवाएंगे वो हम बायोप्सी करवाएंगे जी। वो उसमें फिर थोड़ा सा 2-4 मिनट लग जाएंगे कहने में। इस एज ग्रुप में द कॉमन मैलिग्नेंसी जिसको पाकिस्तान में इग्नोर किया जा रहा है, किया नहीं कुछ, वो सर्वाइकल है। तो आप पैप स्मीयर जरूर कहिए कि उसकी मैं I'll take history of पैप स्मीयर, if not previously done I'll do it and then accordingly I'll proceed. ये जरूर कहिए। ठीक है सर। एक बात पूछी थी कि प्रेगनेंसी में अगर पहले पैप स्मीयर ना हुआ हो तो प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट टाइम ले सकते हैं पेशेंट का पैप स्मीयर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते, किसी किताब में नहीं लिखा कि ना लो। सर एंडोमेट्रियल थिकनेस प्रोलिफरेटिव और सीक्रेटरी में अलग होता है ना, चेंज होता है ना? जी, प्रोलिफरेटिव फेज में थोड़ी कम होती है, सीक्रेटरी में सिक्रीशंस आ जाती हैं। सर अब मैं पूछूं सर, बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर वो जो अपना केस था 15 इयर्स वाला सर, उसमें एक तो ट्रीट करेंगे उसकी एनीमिया, दूसरा सर उसको नॉन हार्मोनल प्रेफर करेंगे या हार्मोनल? जी। मेरे तो पास पहले सर तो मेरे कॉन्सेप्ट में है, आप ये कहिए, पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, और दूसरा अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन आई विल करेक्ट हर एनीमिया, और तीसरा ये है कि डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी ऑफ एनीमिया, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर तो उसको OCP पे डालो, हार्मोन पे डालो, और अगर बहुत कम है फिर उसको कहो आयरन कैल्शियम दे, और हार्मोनल ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी विद व्हिच क्वालिटी ऑफ लाइफ सर। बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लफ्ज़ सर वॉन विल्सन फैक्टर का अगर आ जाए पॉजिटिव तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी बता दीजिए। यस क्या पॉजिटिव आ जाए? अगर कोगुलेशन प्रोफाइल उनका पॉजिटिव आ जाए पेशेंट का, तो हम उनको कौन से वर्कअप करवाएंगे आगे, और उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या होगी? जी, मैं कहूँ आपको कोई फेल नहीं कर सकता अगर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ वो ओवुलेशन हो रही है नहीं हो रही, OCP डालो, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, जो कि जिसमें दोनों हैं लेकिन डे 1 से ही दोनों हैं। आपने जो सवाल पूछा है कि अगर हम वो ओवुलेट कर रही है तो क्या उसको पहले ईस्ट्रोजन बाद में प्रोजेस्ट्रोजन, पहले प्राइमल्यूट बाद में दे, ड्यूफेस्ट्रॉन बाद में दे, पहले ईस्ट्रोजन दे, ऐसा प्रैक्टिकल वो अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है। अप्रोच प्रैक्टिकल तो है कि उसको जो पेशेंट को कन्वीनियंट हो लेना, इजी टू रिमेम्बर। OCP से ज्यादा कन्वीनियंट और इजी टू रिमेम्बर कोई शय नहीं। जी डॉक्टर अफरोज ने पूछा अगर वन विली ब्रांड डिजीज पॉजिटिव आ जाती है तो उसको हम कैसे आगे लेके चलेंगे 15 इयर्स गर्ल्स में? जो क्या कोएगुलोपैथी? यस सर, वन विली ब्रांड फैक्टर जो है। वो बड़ा अच्छा पूछ लिया आपने। अगर कोई उसको ब्लड डिजीज है, फॉरन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का लफ्ज़ इस्तेमाल, हेमेटोलॉजिकल हेमेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व करेंगे सर। जी उसको कहो जी मैं हेमेटोलॉजिस्ट से पूछूंगी, और उसके साथ मिलके, चूंकि कई हेमेटोलॉजिकल डिजीजेस हैं जैसे थैलेसीमिया, और उसमें ओरल आयन दिया जाए या पैरेंटल दिया जाए, कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, बड़ी बहस है। तो इसलिए आप अकेले डिसाइड नहीं करते कि मैं उसको और पैरेंटल आयन दे दूंगी, वो कहेगी ओ तो उसको तो हीमोसिडरोसिस हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा वो। तो
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज द वर्ड। चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व करो, चाहे डायबिटोलॉजिस्ट इस्तेमाल करो, चाहे कोई हिम्मत में फिजिशियन, सर्जन, एनीबॉडी, बट यू विल से अगर रेक्लिगेशन डिजीज है तो जी पहले मैं हेमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करूंगी, उसको इन्वॉल्व करूंगी इन द केयर ऑफ द पेशेंट। फिर वो लीडर होगा, आप उसके पीछे होंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो वो कोएगुलोपैथी है। जो वो कहेगा सर वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर में भी सर हम सीओसीपी तो स्टार्ट कर देंगे सर, उसमें भी वो देते हैं ना, हेमेटोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व करेंगे और वो भी दे देंगे सर। जी बिल्कुल, लेकिन आपने लफ्ज वो हेमेटोलॉजिस्ट का जरूर बोलना है। जी सर, एमडीटी इन्वॉल्व कर लेंगे जी सर। चलो जी, खुदा हाफिज, बहुत टाइम ऊपर हो गया। अब अगले हफ्ते मिलेंगे हम, तो पहले एयूबी एचएमबी की ही बात करेंगे। अगर बच गया तो इन्फर्टिलिटी की करेंगे, लेकिन ये 4-5 नाम मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले रुबीना मलिक आएगी, फिर फरत आएगी, फिर हाफिजा कोई, फिर बख्तावर, फिर इज्जत, अब बहुत सारी होगी। मेरी फैन क्लब बढ़ती जा रही। सर मैं इनफर्टिलिटी जरूर करूंगी सर। चलो वो अगली दफा नहीं, उससे अगली दफा कर लेंगे। जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर सवाल और पूछा करो, बहुत पूछा करो यार, तो उससे बात और बनती। जी सर, थैंक यू सर सो मच।